सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB द्वारा नवंबर में जारी प्रसारण सर्विस विधेयक यानी प्रसारण सर्विस को लेकर जो रेगुलेशन जारी की गई है वो एक तरह से ब्रॉडकास्ट को रोकने का हिस्सा है। इस ब्रॉडकास्ट सर्विस पर बात इससे पहले 2007 में प्रसारण में की गई थी। उसके 2007 के 10 साल पहले 1997 में ब्रॉडकास्ट सर्विस की शुरुआत की पहली कहानी लिखी गई थी, जब सिर्फ सैटेलाइट अपनी शुरुआती दौर में। वहीं हाल ही में तीसरी बार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा नेशनल ब्रॉडकास्ट पॉलिसी एक परामर्श पत्र यानी एडवाइजरी के बाद आया, जो MIB के रेफरेंस के बाद शुरू किया गया एक दस्तावेज है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रसारण सेवा यानी विनियमन विधेयक को प्रेस की स्वतंत्रता का मौका नहीं गंवाना चाहिए। ये जो मौका मिला है उसे गंवाना नहीं चाहिए। तो किस प्रकार इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बता दूं कि काम कैसे करेगा। सबसे पहले ये बता दूं कि काम कैसे करेगा और इसकी चिंताएं क्या है। हाल ही में लाए गए विधेयक में 3 सकारात्मक प्रस्ताव देखे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इस विधेयक को लेकर मैं विस्तार से आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा आखिर विधेयक में है क्या। 3 सकारात्मक प्रस्ताव देखे जा रहे हैं जिनमें कुछ सुधार की जरूरत है। सबसे पहले बता दूं प्रशासनल जो है ये नेटवर्क जो होता है प्रशासन नेटवर्क विधेयक, ये सबसे पहले ये प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर को ब्रॉडकास्ट और ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन डेटा के रिकॉर्ड रखने की बात करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत समय समय पर ऑडिट की बात भी करता है। दूसरा, ये विधेयक दर्शकों के आकलन और रेटिंग डेटा की बिक्री के लिए एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है। और तीसरा, लोकल प्रसारण में लोकल आर्टिस्ट को मौका देने का प्रावधान दूरदर्शन के साथ कंपटीशन बढ़ा देगा, जैसा कि कई G20 देशों में हुआ। यहाँ पे सबसे पहले ये प्रसारण नेटवर्क को समझने की जरूरत है। जो प्रशासन नेटवर्क ऑपरेटर्स की ब्रॉडकास्ट और ग्राहकों का सब्सक्रिप्शन डेटा है, उस डेटा के रिकॉर्ड रखने की बात करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत समय समय पर ऑडिट की भी बात करता है। और ये दोनों ही बातें प्रसारण और सैटेलाइट में पारदर्शिता लाएंगे, ऐसा कहा गया है कि लेकिन इस विधेयक में इस तरह डेटा रखने की ग्राहकों की सुरक्षा और प्राइवेसी बची नहीं रह पाई। आपको बता दूं 2016 में TRAI ने इस पर विचार विमर्श शुरू किया और उस समय लोकल प्रसारण के बारे में एक राय थी जो सिर्फ बड़े खिलाड़ियों यानी कि प्रसारण के लिए सही साबित हुई, जिससे पहले ही शामिल लोकल सैटेलाइट शामिल थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह के कदम से प्रसारण में विविधताओं यानी अलग अलग तरह के प्रसारण कम हो जाएंगे, यानी कि टेलीकास्ट में प्रसारण में विविधता देखने को नहीं मिलेगी। और इस बात से बचा जा सकता है कि ये विधेयक लोकल प्रसारण को अनुमति देता है जो प्रसारण के अन्य रूपों में शामिल नहीं है। इन सकारात्मक प्रावधानों के अलावा ये जो पॉजिटिव चेंज किए गए हैं, सकारात्मक प्रावधानों के अलावा कई ऐसी आशंकाएं हैं जो प्रसारण के दायरे के साथ साथ इस चुप से भी शुरू हुई है, यानी साइलेंस। इसमें कि एक प्रमुख चिंता का विषय प्रसारण सेवाओं की परिभाषा में ओवर द टॉप यानी OTT कंटेंट को शामिल करने वाला विधेयक है, जैसा कि TRAI की राष्ट्रीय प्रसारण नीति में प्रस्तावित है। ओवर द टॉप यानी कि OTT कंटेंट को शामिल करने वाला जो विधेयक है उसमें राष्ट्रीय प्रसारण नीति में प्रस्तावित है। आपको बता दूं इसमें दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कदम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY यानी कि उसने दिया है, उसके द्वारा जारी किया गया है। यानी कि अब तक ऑनलाइन मीडिया से निपटने के लिए जरूरी था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसी के द्वारा OTT खिलाड़ियों को लाइसेंस देने पर बात हुई है। एक विविधता वाले देश में अब MIB इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार पर कब्जा करना चाहता है। ये समाचार मीडिया उनके दर्शकों के लिए एक अलग चिंता है। विधेयक में प्रसारण की विस्तारित परिभाषा उन शर्तों पर सीमित करती है जिन्हें पत्रकार और समाचार आउटलेट जो बड़े बहुभाषीय टेलीविजन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। हालांकि एक समाचार आउटलेट के लिए एक ऑडिट का होना अच्छा है, लेकिन कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी की आवश्यकता विधेयक को एक संदिग्ध दिशा में ले जाती है। समाचार प्रोग्रामिंग को स्वप्रमाणित करने के लिए एक आंतरिक निकाय का अनिवार्य करना ये मुद्दा व्यवहार में लाए जाने के साथ साथ खर्च का भी मुद्दा है, बल्कि जरूरत का भी है। हालांकि इसका काम समाचार की सटीकता और पत्रकारिता की गुणवत्ता को बनाए रखना है।
इसलिए इसका डिजाइन व्यक्तिगत समाचार आउटलेट पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। वे यह तय कर सकते हैं कि इस लोकपाल की तर्ज पर डिजाइन किया जाए, जैसा कि कुछ अखबारों ने पहले कोशिश की थी, या पाठकों के संपादक के समान, जैसा कि कुछ ऑनलाइन समाचार आउटलेट द्वारा किया जाता है। स्वामित्व और एक नियामक पर, इस पे भी ये दो महत्वपूर्ण बातें छुपी होती है, जैसे कि इस पे चुप्पी सा देखी गई है, यानी कि इस विधेयक में दो महत्वपूर्ण बातों पे चुप्पी है। टीआरआई के पेपर की तरह विधेयक स्वामित्व के मुद्दों पर मौन है, जो कि नहीं होना चाहिए, जबकि विधेयक दर्शकों की एक पद्धति निर्धारित करने की इच्छुक है, लेकिन क्रॉस मीडिया और वर्टिकल हिस्सेदारी की सीमा को मापने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वहीं मीडिया शक्ति के ये दोनों रूप समाचारों के बाजार में आपूर्तिकर्ताओं की विविधता और शायद परिणाम स्वरूप दृष्टिकोण की विविधता को विफल करते हैं। आपको बता दूं, दरअसल पिछले माह ही टीआरआई ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाले सहयोगियों के माध्यम से समाचार पत्रों और समाचार प्रसारकों के बीच व्यापक क्रॉस मीडिया स्वामित्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था और इसे पकड़ने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता बताई थी। पिछले साल, यानी कि ज्यादा दिन भी नहीं हुए। आपको बता दूं, दिलचस्प बात यहां पे यह है कि क्रॉस मीडिया हितों वाला एक ऐसा समाचार आउटलेट प्रसारण में दूरसंचार कंपनियों के अतिक्रमण को लेकर आशंकित था। उनका मानना है कि इस तरह की प्रगति वर्टिकल है और नए आयाम जोड़ती है, क्योंकि कुछ केबल पर और डीटीएच वितरक भी राउंड अबाउट तरीके से समाचार प्रसारकों के मालिक हैं। समाचार जो प्रसारक होते हैं उनके मालिक हैं कुछ केबल और डीटीएच वितरक। वहीं हॉरिजॉन्टल एकीकरण की दोनों प्रस्तुतियों दर्शकों की विभिन्न प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं से समाचार तक पहुंचने, लाभ उठाने और या खर्च करने की क्षमता को जोखिम में डालती है। विधेयक एक स्वतंत्र प्रसारण नियामक बनाने पर भी उतना ही मौन है, जैसा कि टीआरआई पेपर में संकेत दिया गया और यह पहली बार एयरवेव में प्रस्तुत किया गया था। सरकार को छूट है। इसके अलावा बता दूं, ये विधेयक सरकार को प्रसारकों को पहले से सूचित किए बिना उनका निरीक्षण करके और उनके उपकरणों को जब्त करने का अधिकार देता है, जिसमें उनके कर्मचारियों को जारी किए गए उपकरण भी शामिल है। सरकार को इतनी छूट है। इसके अलावा प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड के उल्लंघन पर विशेष अवधि के लिए प्रसारण बंद करने के जैसे मौजूदा उपायों के अलावा सामग्री को हटाना या ठीक करना भी इसमें शामिल है। अंत में विधेयक सरकार को सार्वजनिक हित में प्रसारण और उसके वितरण को कम करने की जबरदस्त छूट देता है, और एक ऐसा शब्द जिसे दुर्भाग्य से बताया नहीं गया। जी हाँ, सार्वजनिक हित से तो बता ही जाहिर नहीं किया। और ये सभी दखल देने वाले तंत्र पेशेवर समाचार आपूर्तिकर्ताओं के बाहरी दबाव समूहों के प्रति कमजोरियों को बढ़ाते हैं। इससे उन लोगों को चिंतित होना चाहिए जो विधेयक को कानून बनाने पर विचार विमर्श करेंगे, भले ही वे संसद में किसी भी बेंच पर हो। प्रसारण के लिए एक एकीकृत नियामक ढांचा तैयार करने के प्रयासों के नवीनतम विस्तार के रूप में इस विधेयक को प्रेस की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे कुछ चौंकाने वाली चूकों को शामिल करना होगा, अपने दखल देने वाले आयोगों की समीक्षा करनी होगी और संभावित सकारात्मक प्रावधानों को दुरुस्त करना होगा। तब जाकर कहीं सही मायने में यह सही साबित होगा और जन सरोकार की चीजें सामने आएंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। और यूं ही खबरों से, जानकारियों से, महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।